नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार की सुबह निधन हो गया। पीएम की मां का निधन 100 साल की उम्र में अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में हुआ। मां के निधन की जानकारी प्रधानमंत्री ने खुद ट्विटर के जरिए दी। उनके निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। तो सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का आज निधन हो गया है। बीते दिनों उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। ट्विटर के माध्यम से सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उधर देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आज राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्या समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस खेल महाकुंभ के अंतर्गत पारंपरिक खेल, मुर्गा झपट, गुल्ली डंडा, रस्सा कस्सी जैसे खेलों का आयोजन किया गया। बता दें कि इस खेल महाकुंभ में प्रदेश की 13 जिलों की 13 टीमों ने हिस्सा लिया। खेल महाकुंभ के इस आयोजन के मौके पर सीएम धामी ने ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के पुरस्कार स्वरूप धनराशि देने की घोषणा की। सीएम धामी ने खिलाड़ियों के भोजन के लिए मिलने वाली धनराशि को 150 से बढ़ाकर 200 कर दिया है। डेफ ओलंपिक जो ब्राजील में हुआ है उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है और उत्तराखंड गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि 2 करोड़ की नगद धनराशि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दी। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमल से किया गया। निश्चित रूप से इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में ऐसे बच्चों का प्रतिभाग है जो न्याय पंचायत स्तर से फतह करते करते ब्लॉक स्तर पर पहुंचे और ब्लॉक स्तर से फतह करते हुए जिले स्तर पर पहुंचे और जिले स्तर से फतह करते हुए आज राज्य स्तर पर पहुंचे हुए हैं। और मैं मानती हूं कि ये बच्चे वो हैं जिनके पास में जो है आर्थिक साधन संसाधनों के अभाव में भी, लेकिन जिनके अंदर खेल की जो दिया है वो हमेशा प्रज्वलित रहा। खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनमें उनको पास करते हुए या उनको जीतते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं और यहाँ पर जो खेल महाकुंभ हो रहा है इसके बाद ये सभी लोग राष्ट्रीय जो हमारे खेल हैं उन सभी में प्रतिभाग करेंगे। हम प्रतिबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उन सब के अंदर अपार क्षमता है, उनके आगे बढ़ने की बहुत संभावना है। उस क्षेत्र में हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। ये डेफ ओलंपिक्स 2022 में था और मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे 1 करोड़ की धनराशि मिली है। तो ये सब हमने दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते वर्ष तमाम बड़ी चुनौतियों के बाद भी उत्तराखंड की जनता के लिए बड़े और शानदार फैसले लिए, जिसकी वजह से उत्तराखंड की जनता में सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रति विश्वास बढ़ा है। और अब इसी कड़ी में उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया है जो निश्चित रूप से आम लोगों के लिए काफी राहत भरा है। सेवाओं में सीएचसी, पीएचसी और जिला चिकित्सालय में पंजीकरण हो रहे हैं और हर साल के 10% वृद्धि को धामी सरकार ने समाप्त करने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड की आम जनता में खुशी की लहर है। महिला हो या पुरुष, सभी लोगों ने एक स्वर में सीएम पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया है।
क्योंकि ये ना हर साल बढ़ता रहता था, जो हमारे पर्ची काटने में पैसा बढ़ता था ना, अब नहीं बढ़ेगा, तो इससे भाई आम जनता को बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि 10 से 5 ऐसे ऐसे करके जो है वो 20-25 तक चला जाएगा। फायदा तो होगा ही, बस जिनके पैसों की तंगी है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो फायदा ही है। अब पैसों के लिए फर्क पड़ता है। अब जहाँ पे 200 रुपए की पर्ची करती थी पहले, एक्सरे वगैरह इनके एक्स्ट्रा चार्ज है, वो चीजें गवर्नमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि एक्सरे और जो मेडिकल सर्टिफिकेट और बहुत सारी चीजें होती है उनमें एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। यहाँ पे 200-350 रुपए पर्चियों के चार्ज। अच्छा कदम है सरकार का ये। कितना फायदा होगा? फायदा अब देखो, बोलने में करने में फर्क होता है। अगर सरकार ने खाली अपना फरमान जारी कर दिया, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो वो तो बाद में पता चलेगा कितना इम्प्लीमेंट होता है, कितना नहीं होता है। नहीं, फायदा तो खैर बहुत है इसमें। आम जनता को, मतलब जो बहुत गरीब है, गरीब से भी गरीब है, उनके लिए तो खैर बहुत फायदा है और सही है फैसला, मतलब बढ़ना भी चाहिए। विभिन्न संचार माध्यमों से हमें पता चला है कि सचिव साहब ने ये निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे सालाना जो पंजीकरण शुल्कों में या यूजर चार्ज में या मरीजों से लिए जाने वाले जो अस्पताल द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में जो शुल्क लिया जाता है, उसमें 2023 के साल के दौरान वृद्धि नहीं होगी। तो इससे मुझे लगता है कि पेशेंट्स को काफी राहत है। उपलब्ध करा दीजिए, दवाई उपलब्ध कराते हैं आप। खबर बाजपुर से है, जहां प्रसव के लिए आई एक महिला ने केला खेड़ा सरकारी अस्पताल में उचित इलाज न मिलने पर हॉस्पिटल गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। उसके बाद चेयरमैन केला खेड़ा नगर पंचायत अकरम पठान ने धरने पर बैठ गए। मामले की सूचना मिलने पर उधम सिंह नगर के डिप्टी सीएमओ तपन शर्मा समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने मामले का जायजा लिया और लोगों की समस्याओं को सुना। डिप्टी सीएमओ तपन शर्मा ने बताया कि जैसे ही उन्हें मामले की सूचना मिली, वैसे ही वो मौके पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया, जिसके बाद मौके पर स्टाफ नर्स का ट्रांसफर कर दिया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल ये तस्वीरें खोल रही हैं, जहां पर अस्पताल के बाहर ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया और जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोग धरने पर बैठ गए, जिसके बाद आनंद फानन में सीएमओ पहुंचे और उन्होंने मामले को शांत कराने की कोशिश की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अस्पताल के बाहर महिला ने बच्चे को जन्म दिया और ये स्वास्थ्य विभाग की उन व्यवस्थाओं की पोल खोलता है जो वादे और दावे किए जा रहे हैं। ये आज ही धरना नहीं था। हमने 2008 से इस अस्पताल के बारे में जनता को, पूरी जनता केला खेड़ा की शासन को अवगत कराता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी हैं, सीएमओ साहब, 2008 से होता क्या है कि मैंने 2008 में धरना दिया। यहाँ पर डॉक्टर जब हम धरने उन्हें देते हैं तो ये डॉक्टर भेज देते हैं मात्र फॉर्मेलिटी करने के लिए, शासन को दिखाने के लिए। वो डॉक्टर यहाँ पर मुश्किल से 2-3 महीने रुकता और उसको ट्रांसफर कर दिया जाता था। ये हमारे संज्ञान में आया था। ये नूरी नामक महिला प्रसूता यहाँ पर प्रसव हेतु आई थी, जिसको यहाँ पर महिला चिकित्सक द्वारा चेक करा गया। चूंकि बच्चा पेट में उल्टा था, बीच पोजीशन थी और हीमोग्लोबिन 8.7 था, तो उसकी जटिलता को देखते हुए उसे उच्च संस्थान के लिए संदर्भित किया गया। और आप जानते ही हैं, जो प्रसव हो रहा है एक सामान्य प्रक्रिया। नए साल के आगमन को लेकर अल्मोड़ा में होटल व्यवसायियों में खुशी की लहर है। जनपद के होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे में अभी तक 50% बुकिंग आ चुकी है। कोरोना के बाद इस नए साल को विशेष रूप से मनाया जा रहा है। आने वाले पर्यटकों में इस बार लोकल फॉर वोकल को लेकर कुमाऊनी व्यंजनों से पर्यटकों का स्वागत किया जा रहा है। होटल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अरुण वर्मा ने बताया कि अभी तक जनपद के होटलों में 50% बुकिंग आ चुकी है और आने वाले पर्यटकों को इस बार सभी होटल मालिक पहाड़ी कुमाऊनी भोजन परोसने के लिए सभी तैयारियां कर रहे हैं।
वहीं होटल व्यवसायी राजेश बिष्ट ने बताया कि होटल में कैंप फायर के साथ कुमाऊनी व्यंजनों की तैयारी की गई है। तो नए साल को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और ऐसे में लोग पहाड़ों पर नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इस बार कोरोना लगातार 2 साल से कोरोना की वजह से लोग पहाड़ों में नहीं जा पा रहे थे प्रतिबंधों की वजह से, लेकिन इस बार होटल में 50% बुकिंग हो चुकी है और जिसको लेकर होटल मालिकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि इस बार कुमाऊनी व्यंजनों से होटल में आने वाले लोगों का स्वागत किया जा रहा है। उन्हें कुमाऊनी व्यंजन, पारंपरिक चीजें परोसी जा रही हैं। वर्षों की भांति इस बार भी हम जो नए वर्ष की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए तैयारी की जो व्यवस्था है उसमें हम नए वर्ष में पहाड़ी व्यंजनों की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ में बोन फायर की व्यवस्था भी है और म्यूजिक की व्यवस्था है, जिससे कि आने वाले पर्यटकों को पूरी तरीके से मनोरंजन का मौका मिल सके। और साथ में ही पूरा सजावट का कार्यक्रम किया गया है, जिससे कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को अच्छा लगे। देखिए, जनपद के लगभग सारे होटल, होम स्टे हो, चाहे रिजॉर्ट हो, चाहे नगर से के होटल हो, उनमें 40% लगभग बुकिंग आ चुकी है 30 के उससे। और जनपद के होटलों में पहाड़ी व्यंजनों का लाभ दिया जा रहा है और हम टूरिस्ट के स्वागत के लिए पहाड़ी व्यंजन, म्यूजिकल नाइट, ऐसी काफी प्रकार की चीजें रिजॉर्ट और होटल और होम स्टे वालों ने की हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टनकपुर की, जहां कोतवाली में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने नव वर्ष को लेकर मां पूर्णागिरी धाम में होने वाले 2 दिवसीय मेले को लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। बता दें कि मां पूर्णागिरी धाम में नववर्ष पर प्रदेश से मां पूर्णागिरी धाम में दर्शन के लिए हजारों तीर्थयात्री पहुंचते हैं, जिसको लेकर पुलिस द्वारा श्रद्धालुओं के लिए यातायात व्यवस्था और ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है। पूर्णागिरी में काफी भीड़ होती है, वो लगभग वैसी ही भीड़ होती है जैसे कि मेले के दौरान होती है। तो इसमें लगभग हमने वही व्यवस्था रखी है जो मेले के दौरान रखते हैं। उसी तरह से सेक्टर बनेंगे और भैरव मंदिर, काली मंदिर और टोलीघाट में हमारा पुलिस फोर्स तैनात रहेगा, साथ में बूम में भी रहेगा। जो आने वाले श्रद्धालु बड़ी बसों में आएंगे उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था हमने बूम में रखी है। बूम से वहां से वो टैक्सियों से वहां पर दर्शन के लिए आगे जा पाएंगे। और जो छोटी गाड़ियों से आएंगे उनको पहले हम भैरव मंदिर तक अलाउ करेंगे, जैसे ही वहां पार्किंग बन जाएगी फिर टोलीघाट पार्किंग में उनको पार्क कराया जाएगा। उधर उत्तराखंड बीजेपी ने महिला मोर्चा की नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल समेत तमाम महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं। बैठक में नवनियुक्त महिला मोर्चा पदाधिकारियों के साथ आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक का खास बिंदु जिले से लेकर मंडल तक महिला मोर्चा के गठन को लेकर भी रहा। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान लोकसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया गया। साथ ही साथ महिला संगठन को मजबूत करने को लेकर भी रणनीति बनाई गई। देखिए, अभी हमारे जितने पदाधिकारी होते हैं वो 6 उपाध्यक्ष, 6 मंत्री, 2 महामंत्री, मीडिया, ये हमारा गठन हो चुका है। और आगे अभी हमारे सोशल मीडिया है, अभी हमारे प्रवक्ता हैं, अभी हमारे और भी पदाधिकारी हैं, वो अभी बने हैं।
खबर देहरादून से है, जहां पटेल नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 25,000 के इनामी बदमाश को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में वंचित अभियुक्त सोनू उर्फ फरमान फैजान निवासी ग्राम गंदेवड़ा, थाना फतेहगंज, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, जो कि लगातार फरार चल रहा था। इसको अब कोर्ट में पेश कर दिया है और बताते चले कि इसके खिलाफ कुर्की के वारंट भी जारी किए गए थे। आरोपी के खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम भी ऐलान किया जा चुका था। तो पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पर पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर एक्ट और कई धाराओं पे बदमाश के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे और जिसको पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। काफी लंबे समय से आरोपी फरार चल रहा था। एक 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा है, सोनू उर्फ फरमान। ये पटेल नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरी और गैंगस्टर एक्ट में वांटेड चल रहा था। आपको बता दूं कि जब से डीजी साहब का अभियान चल रहा है, तो हमने 11 जो इनामी बदमाश थे, ज्यादातर उसमें जो है 25,000 वाले हैं, उसको हमने अरेस्ट किया है। जो है दिसंबर माह में 11 इनामी बदमाश फैजान और इसके खिलाफ जो है जो चुराए गए थे। उत्तराखंड के विकास और योजनाओं का असर जानने और जन समस्याओं का निपटारा करने के लिए सरकार के मंत्री और आईएएस अधिकारी 1 जनवरी से हर महीने विकास खंडवार भ्रमण करेंगे। इस बाबत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों, मुख्य सचिव और प्रभारी सचिवों को पत्र लिखा है। सभी से भ्रमण, योजनाओं की समीक्षा के साथ ही रात्रि प्रवास करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने मंत्री अधिकारियों को अलग अलग पत्र लिखे हैं। पत्र में सरकार जनता के द्वारा हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश और हमारा संकल्प भयमुक्त समाज कार्यक्रम का जिक्र किया है। 25 तारीख से हमने कार्य प्रारंभ किया है कि जनता के बीच में हम सब लोग जाएंगे। मैं स्वयं भी जा रहा हूं, हमारे माननीय मंत्रीगण भी जाएंगे, हमारे विधायकगण भी जाएंगे, साथ में सभी अधिकारीगण भी जो है अपना अपना प्रवास लगाकर रात्रि चौपालों के माध्यम से, ग्राम चौपालों के माध्यम से उन्हीं के स्थानों पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और त्वरित रूप से उनका समाधान करेंगे। जिनका समाधान तत्काल हो सकता होगा उनको तत्काल करेंगे। उधर हरिद्वार में पुलिस ने एक ऐसे फर्जी गैंग का खुलासा किया है जो सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठने का काम करता था। पुलिस टीम ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ऐसे फर्जी गैंग के सभी आरोपी लस्कर क्षेत्र के निवासी हैं, जिनके कब्जे से पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र, सरकारी विभागों की मोहरें, पुलिस की वर्दी, कई गाड़ियां और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। चारों आरोपी अभी तक नौकरी के नाम पर सैकड़ों बेरोजगारों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। एसएसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर एसएसपी अजय सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुछ दिन पूर्व शिकायत प्राप्त हो रही थी कि बेरोजगार युवकों को विभिन्न विभागों में जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा विभाग के नाम पर लोक सेवा आयोग और यूकेएसएससी के बैनर तले जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें जो है कुछ 10% विभागीय कोटा होता है, उसको कहकर और उसमें डायरेक्ट नियुक्ति होगी इंटरव्यू के बाद, ऐसे कहकर काफी सारे युवतियों को ठगा जा रहा था। चूंकि उसमें नियुक्ति की डेट जो थी वो कभी 5 महीने 6 महीने बाद होती थी। इस कारण से जब परीक्षार्थी वहां पहुंचता था, उसे लगता था कि वहां उसकी नियुक्ति नहीं मिली है, तो भी उसे अन्य एक्स्ट्रा पैसे लेकर अन्य विभाग में कराने की बात कहकर उसका विभिन्न होटलों में इंटरव्यू कराया जाता था। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर ऋषिकेश पुलिस ने कमर कस ली है। किसी भी प्रकार की हुड़दंगई को रोकने के लिए ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए पुलिस ने प्लान तैयार किया है। 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर पार्टी का आयोजन करने वाले संचालकों के साथ पुलिस ने बैठक कर
कई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले 12:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार के जश्न पर पाबंदी लगाई गई है। समय सीमा के बाद आयोजित होने वाली पार्टियों में मौजूद लोगों और संचालकों पर पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। वहीं शोरगुल करने वाले डीजे को भी जब्त कर लेगी। इसके साथ ही साथ पुलिस ने संचालकों से पार्टी में शराब पीने पिलाने का दौर भी बंद रखने की अपील की है। न्यू ईयर को लेकर के हमारी चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था है। हमने ड्यूटी चार्ट बना लिया है। हर चौराहे पे, हर उस स्पॉट पे हमारी जहां पर पूर्व में हुड़दंग होने की संभावना रहती थी, सारे आयोजकों की बुला करके हमने मीटिंग कर ली है और जो कुछ रह गए हैं उनकी कल मीटिंग आउट की गई है। उन सबको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि रात्रि में देर रात के बाद जब न्यू ईयर जैसे शुरू होगा उसके बाद 12:30 बजे के बाद में कहीं भी कोई डीजे या कहीं कोई किसी प्रकार का जश्न नहीं मनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऋषिकेश में आबकारी विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने मनसा देवी में छापेमारी कर एक घर से 11 लीटर कच्ची शराब समेत एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार एक तस्कर को 57 लीटर कच्ची शराब के साथ दबोचने में सफलता हासिल की है। आबकारी विभाग के मुताबिक बढ़ती ठंड की वजह से शराब तस्करों के क्षेत्र में सक्रिय होने की सूचना टीम को मिली। सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की इन्वेस्टिगेशन प्रेरणा वेस्ट खुद में फोर्स के साथ शीला कौर के घर पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान घर से 11 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों तस्करों को जेल भेज दिया है। वहीं विकासनगर तहसील अंतर्गत बड़वाला के राजावाला में बड़े पैमाने पर हुए साल के अवैध कटान मामले में संबंधित विभागीय कर्मियों पर गाज गिरनी शुरू हो चुकी है, जिसके चलते हाईकोर्ट के आदेश पर पीसीसीएफ द्वारा जांच कर पेश की गई रिपोर्ट के बाद कासी वन प्रभाग के रेंजर डी सिद्दीकी, वन दरोगा और वन को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं लंबे समय के बाद हुई वन कर्मियों पर यह कार्रवाई के बाद तहसील कर्मियों पर भी गाज गिरना तय है, जिसके बाद तहसील प्रशासन में भी हड़कंप का माहौल है। द्वारा आरियां चला दी गई थी, जिसके बाद कई क्षेत्रीय अधिकारियों को वनाधिकारियों को बोला गया, लेकिन उनके कानों में जूं नहीं रहेंगे, जिस कारण हमें माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों ने जनहित याचिका दायर की थी तथा जनहित याचिका एक्सेप्ट हुई। नतीजा ये रहा कि करीब 1.5 वर्षों के बाद नतीजा रहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड चीफ कंजर्वेटर हॉप को आदेश दिया कि आप अपने आप मौके पर जाकर इसकी कार्रवाई करें और देखें कि कितना पेड़ कट रहे हैं। जब पेड़ कटे तो उस दिन भी देखा कि उसके बीच में भी हमारे साथ टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी कार शुक्रवार की सुबह करीब 5:30 बजे दिल्ली से घर जाते समय हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि पंत को तुरंत रुड़की से देहरादून रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं ऋषभ पंत के पैर में चोट लगी है, उनका प्लास्टर किया जाना है। जानकारी के मुताबिक जब कार दिल्ली बॉर्डर पर डिवाइडर से टकराई तब पंत खुद गाड़ी चला रहे थे। इस दौरान सीएम ने उनके इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारतीय टीम के तेज तर्रार बल्लेबाज की कार का एक्सीडेंट हो गया है और इस एक्सीडेंट के दौरान ऋषभ पंत को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें देहरादून के लिए रेफर भी कर दिया गया है। बता दें कि रेलिंग से टकराने के बाद ये हादसा हुआ है। दिल्ली से ऋषभ पंत देहरादून जा रहे थे और इसी बीच उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। सीएम की तरफ से
उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई है। साथ ही साथ उनको बेहतर इलाज मुहैया कराने के आदेश भी दिए गए हैं। तो भारतीय टीम के तेज तर्रार बल्लेबाज की कार का एक्सीडेंट हो गया है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक्सीडेंट में उनकी कार बुरी तरह से हादसे का शिकार हुई है। और इस दौरान ऋषभ पंत खुद कार चला रहे थे और उन्हें इस एक्सीडेंट में गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि रेलिंग से टकराने के बाद ये हादसा हुआ और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ऋषभ पंत खुद गाड़ी चला रहे थे। सीएम की तरफ से ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है और साथ ही साथ उनको बेहतर इलाज मुहैया कराने की बात भी कही गई है। तो ऋषभ पंत की अभी हालत स्थिर बताई जा रही है, हालांकि उनका इलाज अभी भी जारी है। उनके पैर में चोटें आई हैं। तो दिल्ली से देहरादून जाते वक्त यह हादसा हुआ है, जहां पर ऋषभ पंत की कार रेलिंग से टकराई और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त ऋषभ खुद गाड़ी चला रहे थे, जिस वजह से उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। उनके पैर में काफी ज्यादा चोट लगी है। उनका इलाज अभी जारी है। सीएम की तरफ से ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। तो भारतीय टीम के तेज तर्रार बल्लेबाज ऋषभ पंत की गाड़ी का आज सुबह एक्सीडेंट हुआ और रेलिंग से टकराने के बाद ये एक्सीडेंट हुआ है और जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत के पैर में गंभीर चोटें आई हैं और उनको इलाज के लिए देहरादून रेफर कर दिया गया है, जहां उनका अब इलाज जारी है। लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा वगैरह सब अच्छा होता है। तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है माता जी, ठीक है। चलिए, फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।